हाय एवरीवन, मेरा नाम एंड्रू है और ये मेरे साथ हुई एक घटना है। मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी कंपनी शिकागो में है। इस समय मैं लगभग 37 साल का था और कुछ नहीं तो इससे 5 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया था। मेरी बीवी एंड्रिया ने मुझे इसलिए छोड़ दिया था कि मैं 30 साल के ऊपर था और तब भी मैं अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाया था। हम दोनों की एक 4 साल की लड़की थी, तो आप समझ ही सकते हैं बच्चों के पीछे कितना खर्चा होता है। और उसके ऊपर एंड्रिया खुद एक बहुत ही अमीर परिवार से थी, तो उसके लिए इतनी तंगी में जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम दोनों का प्यार स्कूल का था और जब हम दोनों 23 साल के हुए तो हमने शादी करने का फैसला कर लिया। उस वक्त हम दोनों ही काफी जवान थे और जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन की कड़वी सच्चाई ने हमारी प्यार की जगह ले ली। मेरे डिवोर्स के बाद तो मैं बिल्कुल टूट गया था, पर तब मेरी बेटी को याद करके मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और आज 5 साल बाद मैंने एक बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है। मैं अपनी बेटी से हफ्ते में 2 दिन मिलता था और अब पिछले 1 साल से मैं और एंड्रिया भी एक दूसरे के करीब फिर से आ गए हैं। शायद एंड्रिया ने मुझे छोड़ के सही ही किया था और तभी जाके मुझे वो कारण मिला कि मैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ करूं। बहरहाल, वैसे तो आज भी एंड्रिया के परिवार वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं, पर वो तो कभी भी नहीं किया करते थे। एक वीकेंड मैंने ये तय किया कि हम तीनों, यानी मैं, एंड्रिया और हमारी बेटी घूमने जाएंगे। एंड्रिया को हाइक करने का बहुत शौक था और इसलिए मैंने सोचा कि हम एक जंगल रिसोर्ट में जाके रुकेंगे जहां हम हाइक भी कर पाएंगे और कुछ समय हम तीनों को अकेले में बिताने का मौका भी मिल जाएगा। मैंने सारी बुकिंग्स कर ली थी और फिर एंड्रिया ने भी अपने घर में कुछ बहाना बना दिया कि वो हमारी बेटी क्रिस्टीन के साथ इस वीकेंड के लिए कहीं बाहर जा रही है। फ्राइडे रात को वो दोनों अपनी एक दोस्त के घर आके रुकते हैं और फिर सुबह सुबह 4 बजे मैं एंड्रिया और क्रिस्टीन को एंड्रिया के ही एक दोस्त के घर से पिकअप कर लेता हूं। हम लगभग 6 घंटे गाड़ी चला के यहाँ के सबसे बड़े नेशनल पार्क में पहुंचे। मैंने यहाँ के एक रिसोर्ट में बुकिंग कर ली थी, मतलब ये पूरा रिसोर्ट बस हमारे लिए ही था और 2 दिनों तक यहाँ कोई भी हमें तंग नहीं करने आएगा। इस रिसोर्ट का नियम ऐसा है कि यहाँ लोग अपना खाना यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब आपको रिसोर्ट के गेट पे ही आके दिया जाता है ताकि आपको पूरी तरह से प्राइवेसी मिल सके। हम लगभग दोपहर के 1 बजे यहाँ पहुंचे और हमने तय किया कि लंच करके हम सीधा जंगल में हाइक के लिए जाएंगे। इस जंगल में ऐसी बहुत सारी ट्रेल्स है जहां आप हाइक करने जा सकते हैं और पहले दिन के लिए हमने तय किया कि हम सबसे आसान वाली ट्रेल पे जाएंगे ताकि हम 4 घंटों में ही वापस रिसोर्ट पे आ सकें। हम पूरी तरह तैयार होकर निकलते हैं और हमने इस ट्रेल पे बहुत मज़ा किया। क्रिस्टीन भले ही थोड़ा चल के ही थक गई थी, पर मैंने और एंड्रिया ने बारी बारी उसे कंधे पे उठा के वापस रिसोर्ट तक ले ही आए। अब समय था हमारे रात के खाने का और हमें कॉल आया कि थोड़ी ही देर में एक आदमी हमें बाहर खाना पहुंचाने के लिए आएगा। हम तीनों ही रिसोर्ट के पीछे की तरफ बने हुए पूल में नहा रहे थे कि तभी हमें बाहर से एक आवाज आती है। यह आवाज ऐसी थी कि हमें कोई बाहर से बुला रहा हो। मैंने एंड्रिया से कहा, हे बेब,
मैं बाहर जाके खाना लेके आता हूं, तुम लोग यही रुको। और ये कह के बाहर गेट पे आ गया। मैंने जब गेट को खोला तो वहां कोई नहीं था। मुझे ये बात जरा अटपटी तो लगी, पर इस चीज पे मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस पूल में चला गया। एंड्रिया ने मुझे पूछा, खाना आ गया ना? तो मैंने इसका जवाब देते हुए कहा, नहीं आया, बाहर तो कोई नहीं था। वैसे एंड्रिया, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी थी क्या? एंड्रिया थोड़ी परेशान होकर कहती है, बाहर कोई नहीं था, मगर आवाज तो बाहर से ही आई थी, है ना? क्रिस्टीन की उछल कूद ने हमारा ध्यान इस बात से हटा दिया और हम फिर से खेलने लगे कि तभी फिर से एक आवाज आई, हेलो सर, आपका लंच आ गया है। इस बार तो हम दोनों ने ये बात बिल्कुल साफ सुनी। मगर ये आदमी लंच क्यों कह रहा है? अभी तो रात हो चुकी है। हमें लगा शायद ये कोई बाहर का होगा और इसे अंग्रेजी ठीक से नहीं आती होगी। मैं फिर से पूल से निकल के बाहर गया और फिर से इस बार वहां कोई नहीं था। इस बार इस बात ने मुझे थोड़ा डरा दिया। मैंने वापस जाके एंड्रिया से कहा कि वो पूल से बाहर आए और आके रिसोर्ट वालों को कॉल करे और बताए कि वो आदमी अभी तक खाना देने नहीं आया है। एंड्रिया ने मेरे कहे मुताबिक कॉल किया और उनको बताया कि खाना देने कोई भी अभी तक नहीं आया है। हम दोनों बस बैठ के बातें ही कर रहे थे कि अचानक पूरे रिसोर्ट की लाइट चली जाती है। इस वक्त सूरज भी डूब चुका था और हम जंगल के बीचों बीच एक रिसोर्ट में थे और वो भी पूरे अंधेरे में। मैंने एंड्रिया से कहा, रुको, मैं देखता हूँ यहाँ कोई इमरजेंसी लाइट है या नहीं। और ये कह के मैं रिसोर्ट के ऊपर वाले माले पे चला गया कि तभी मुझे एंड्रिया की आवाज आती है, अभी तक डिनर डिलीवर करने कोई नहीं आया है और कितना टाइम लगेगा? मैं समझ गया कि एंड्रिया ने फिर से कॉल करके रिसोर्ट वालों को पूछा है कि खाना कब तक आएगा। मुझे ऊपर एक इमरजेंसी लाइट मिली और मैं उसको जला के नीचे आ गया और मैंने एंड्रिया से पूछा, और कितना टाइम लगेगा खाना आने में? क्या कहा उन लोगों ने? ये सुन के एंड्रिया ने कहा, तुमको बता तो दिया कि वो लोग बोल रहे हैं उनका आदमी निकल गया है और किसी भी वक्त पहुंचता होगा। मैंने फिर एंड्रिया से कहा, अरे ये तो पिछली बार कहा था, इस बार क्या कहा उन लोगों ने? एंड्रिया ने कहा, इस बार मतलब? मैंने कब कॉल किया? अब मैं सच में घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। और तभी हमें बाहर से एक आवाज आती है, और कितना टाइम लगेगा खाना आने में? क्या कहा उन लोगों ने? हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए और एंड्रिया ने तुरंत क्रिस्टीन को अपने पास खींच लिया। हम इतना समझ गए कि हमारे आसपास कोई या कुछ तो है जो कि हूबहू हमारी आवाज की नकल कर रहा था। मैंने पास रखे एक गोल्फ स्टिक को उठा लिया और अब मैं तैयार था ये जो भी है उससे लड़ने के लिए। लगभग 5 मिनट बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ, पर तभी हमें बाहर से खिड़की के शीशे पे एक दस्तक की आवाज आई। यह आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई शीशे को खटखटा रहा हो। मैं बस उस तरफ जाने ही वाला था कि अचानक लाइट आ जाती है और हम दोनों को बस 1 सेकंड के लिए शीशे के बाहर वो चीज दिखाई देती है। ये चीज लंबी थी, बहुत लंबी, किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा लंबी, मतलब 8 या 9 फुट की। और इसके सर के जगह पे सींग जैसे दिख रहे थे और मुंह भी इसका इंसान का नहीं बल्कि किसी हिरन जैसा लग रहा था।
ये चीज लाइट आते ही वापस कूद के रिसोर्ट के बाहर चली जाती है और उसी वक्त रिसोर्ट में वहां के कुछ लोग आते हैं। इन लोगों के साथ था एक बूढ़ा नेटिव अमेरिकन इंसान और ये सब हमें कहते हैं कि हम अभी के अभी उनके साथ रिसोर्ट छोड़ के बाहर आ जाए। हम तीनों उनके साथ तुरंत बाहर आ गए और हम सब उनकी गाड़ी में बैठ के नेशनल पार्क के बाहर आ जाते हैं। ये लोग हमें नेशनल पार्क के बाहर एक होटल में ले जाते हैं और वहां जाके इन्होंने हमें बताया। ये लोग बताते हैं कि जब ये डिलीवरी करने वाला रिसोर्ट के पास पहुंचा तो उसने दूर से ही इस चीज को देख लिया था। ये डिलीवरी करने वाला भी एक नेटिव अमेरिकन था और वो देखते ही समझ गया ये क्या है। उसने तुरंत वापस पहुंच के सबको बताया कि हमारी जान पे खतरा है और वो लोग सब एक शोमैन को लेके रिसोर्ट में आ गए। मैंने पूछा कि आखिर ये चीज क्या है तो वो शोमैन बोले ये इलाका पहले पूरा ही नेटिव अमेरिकन लोगों का हुआ करता था और उस समय यहाँ दो बहुत ही बड़े कबीले रहते थे। इन दोनों ही कबीले के लोगों में दुश्मनी थी और वो एक दूसरे के कबीले को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से अलग अलग जादू और तंत्र का इस्तेमाल किया करते। इन्हीं काली शक्तियों के बार बार इस्तेमाल से यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आ गई है जिसे चाह के भी यहाँ से हटाया नहीं जा सकता और इस चीज को हमने जो देखा वो एक वेंडिगो था। हम वहां से तो सही सलामत वापस आ गए, पर जब मैंने और एंड्रिया ने इस चीज के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा तो हमें जो चीज इसके बारे में पढ़ने को मिली और हमने जब देखा ये जीव कैसा दिखता है तब हमें इस बात पर यकीन हो गया कि उस रात जिस चीज का हमारे साथ सामना हुआ था वो एक वेंडिगो ही था। हाय एवरीवन, मेरा नाम पीटर है और ये मेरे साथ घटी हुई एक बहुत ही हाल की घटना है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी बहन हाई स्कूल में ही है। मैं टेक्सास में रह के वहाँ के कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी बहन मेरे माता पिता के साथ ही कोलोराडो के एक छोटे से टाउन में रहते हैं। हमारा ये टाउन वैसे तो बहुत छोटा है मगर यहाँ आपको जिंदगी की हर सुख सुविधा मिल जाएगी। मेरे पापा इस टाउन के पुलिस ऑफिसर है तो इसलिए भी उनको टाउन में सब लोग अच्छे से जानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। जैसा कि मैंने कहा वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उनको बाहर घूमने, हाइकिंग, ट्रैकिंग इन सब चीजों का बहुत शौक है। मेरे पापा और माँ की मुलाकात भी सालों पहले एक ट्रैक करते समय ही हुई थी। इन दोनों को ही इन सब चीजों का बहुत ज्यादा शौक है। पिछले महीने एक दिन जब मैं अपनी क्लास खत्म करके हॉस्टल में लौटा तो मुझे मेरे पापा का कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो पापा ने कहा, हे पीटर, कैसे हो तुम? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, पापा अच्छी चल रही है। मॉम और जैकी कैसे है? पापा ने जवाब दिया, वो दोनों बिल्कुल ठीक है और हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। वैसे अगले महीने तुम्हारी छुट्टियां पड़ने वाली है ना? पापा ने मुझसे पूछा। हाँ पापा, अगले महीने और मैं आने भी वाला हूं। ये सुन के मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए। उनकी आवाज में एक अलग सी खुशी मुझे सुनाई दे रही थी और वो बोले, ठीक है बेटा, फिर मैं रॉकीज में एक केबिन बुक कर लेता हूं हम चारों के लिए। तुम आओ, फिर हम सब एक फैमिली कैंपिंग के लिए जाएंगे। मैंने ओके पापा कहा और फिर थोड़ी और बात करके पापा ने फोन रख दिया। मेरे पापा और माँ को, जैसा मैंने कहा,
इन चीजों का बहुत शौक है, पर मुझे बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं है। सच कहूं तो आप मुझे थोड़ा मोटा भी बोल सकते हैं और शायद आलसी भी। पापा और माँ इतने फिट है और वो हम दोनों बच्चों के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं कि हमें भी अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए और वजन घटाना चाहिए, मगर मैं बिल्कुल अलग हूँ। बहरहाल पहले तो मेरी बहन जैकी भी बिल्कुल मेरे जैसी थी, मगर जिस दिन मैं घर छोड़ के बाहर आ गया उस दिन से पापा और माँ ने उसे भी अपने जैसा बना लिया है। पूरा परिवार एक साथ सुबह 5 बजे उठता है और पता नहीं कितने मील ये लोग चल के या भाग के आते हैं। बहरहाल 1 महीना बीत गया और मैं अपने घर पहुंचता हूं। जिस दिन मैं घर पहुंचा तो मेरा बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया और उस दिन मां ने घर में एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी। इस पार्टी में कई सारे लोग आए थे और उनमें से एक थे पापा के कलीग मिस्टर डकोटा। पापा ने जब मिस्टर डकोटा को यह बात बताई कि हम रॉकीज में कैंपिंग करने जा रहे हैं तो वो थोड़ा चौंक गए और उन्होंने पापा से कहा कि इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा। पापा के पूछने पर मिस्टर डकोटा ने कहा कि रॉकीज के उस इलाके में पिछले 1 महीने से कई सारी रहस्यमयी मौतें हुई हैं और उनके एक जानने वाले ने बताया है कि वहां शायद वेंडिगो या फिर स्किन वॉकर का साया है। मिस्टर डकोटा खुद एक नेटिव अमेरिकन है और वो इन सब बातों को मानते हैं और उनका इन बातों पे पूरा विश्वास भी है। पापा ने उस वक्त तो नहीं पर पार्टी के बाद मिस्टर डकोटा का बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इसकी बातों को अगर हम सुनने लगे तो हो गया, ये हर चीज को भूत या प्रेत से जोड़ देता है। मुझे पापा का इस तरह का बर्ताव अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने मिस्टर डकोटा का मजाक उड़ाया, पर मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए ही आया हूं और इसमें पापा के साथ कोई झगड़ा मैं नहीं करना चाहता। 3 दिन बीत गए और हम सुबह सुबह 5 बजे गाड़ी से रॉकी माउंटेन्स के लिए निकल जाते हैं। कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद हम इस खूबसूरत वादियों के बीच पहुंच गए। इतने घंटे गाड़ी चलाना भले ही एक सजा जैसा हो, मगर आप जब इस जगह पे पहुंचेंगे तो आपकी पूरी मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। हमने आखिरी टाउन से खाने का और कुछ जरूरी सामान लिया और हम 1 और घंटे ड्राइव करके ठीक हमारे बुक किए हुए कैबिन के पास पहुंच जाते हैं। पापा कई सालों से सोच रहे हैं कि इस जगह पे अपना एक खुद का कैबिन होगा, मगर किसी ना किसी कारणवश पापा का ये प्लान हर बार कैंसिल हो जाता है। केबिन में पहुंच के हम सब तुरंत फ्रेश हुए और हमने अपना बैग पैक कर लिया। हमारा प्लान ये था कि केबिन से लगभग 6 मील दूर पहाड़ पे एक जगह है कैंपिंग के लिए। हमने तय किया कि हम उजाला रहते रहते वहां तक ट्रैक करके रात को वही कैंप सेटअप करेंगे। तैयारी हुई और हम चारों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। जैसा मैंने कहा था कि मुझे छोड़ के परिवार में सभी बहुत फिट है, तो जाहिर है मैं सबसे आखिर में चल रहा था। बाकियों को तो पता नहीं, पर मुझे पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई है, या फिर जैसे कि कोई कहीं से हमें देख रहा हो। हम अपनी जगह पे पहुंच गए और हमने कैंप सेटअप कर लिया। कैंप सेटअप करते वक्त मेरे पास जैकी आके पूछने लगी कि क्या मैंने भी ऐसा कुछ महसूस किया कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। ये बात सुन के मुझे सच कहूँ तो बहुत तसल्ली हुई और बहुत डर भी लगा। मैंने जैकी से कहा कि मुझे भी ये महसूस हुआ है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हमने ये बात और किसी को नहीं बताई, मतलब माँ या पापा को, क्योंकि
पता नहीं वो हमारी बात का भरोसा करेंगे भी या नहीं। अंधेरा हो चुका था और हमने कैंप फायर चलाई और पापा ने सबको एक एक बियर का कैन थमाया और बातें शुरू हो गई। अगले कई घंटों तक हम खाते और पीते रहे और पापा हमें उनकी बचपन की बातें बता रहे थे। और तभी बात होते होते आज की बात उठी और पापा ने कहा, मुझे पता नहीं किसी और को भी ये महसूस हुआ, मगर आज ट्रैक करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ हमारा पीछा कर रही हो। जैकी और माँ ने भी उनकी बात सुन के सर को हाँ में हिलाया और मैं बोला, हाँ पापा, सच कहूँ तो मुझे भी ये लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, मगर जब भी मैं आसपास देख रहा था तो मुझे कोई या फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पापा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आज बहुत रात हो चुकी है तो हम अभी सो जाते हैं। हम सब सोने चले गए। मेरे पापा की एक आदत थी कि वो हाल में ही जब कैंपिंग करते तो वो बाहर एक कैमरा सेटअप कर देते। इससे वो अगले दिन ये देख पाते कि क्या रात पे उनकी कैंप साइट पे कोई चोर या कोई भालू आया था या नहीं। पुलिस वाले थे तो आप समझ ही सकते हैं। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो मैंने देखा पापा बाहर ही खड़े हैं और बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने जब पापा से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने ध्यान दिया कि पापा के हाथों में बहुत कचरा था और ये कि उनके हाथों पैरों पर भी बहुत मिट्टी लगी हुई थी। बहरा पापा ने जल्दी से माँ और जैकी को उठाया और हम लोग अगले 30 मिनट में वहां से निकल गए वापस केबिन की तरफ। हम जब नीचे की तरफ भी आ रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा पीछा कोई कर रहा है और हमें कोई या फिर कुछ इस जंगल के अंदर से देख रहा हो। हम सही सलामत केबिन तक पहुंच गए और पापा ने कहा कि वो अभी के अभी यहां से निकलना चाहते हैं। पापा ने फिर से हमें कुछ बताया नहीं, पर हाँ, हम यहां से निकल के रात तक अपने घर पहुंच गए। रात को घर पहुंच के पापा ने हम सबको ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहा, तुम सब सोच रहे होगे कि हम इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गए, है ना। हम सब ने हाँ में सर हिलाया तो पापा ने टीवी को अपने कैमरे से कनेक्ट किया और हमें दिखाया। कल रात जब हम सोने गए तो मैंने डकोटा की दी हुई एक राख जैसी चीज हमारे पूरे कैंप साइट के चारों तरफ बिछा दी थी। वैसे मुझे इन बातों पे भरोसा तो नहीं है, पर जब डकोटा ने मुझे पुलिस स्टेशन में कई बार कहा कि मैं अपने साथ ये राख लेके जाऊं और कैंप साइट के चारों तरफ बिछा दूं, तो मैं मना नहीं कर सका। और तो और जब ट्रैक करते वक्त हम सबको ये महसूस हुआ कि हमारा पीछा कोई कर रहा है, तब मैंने ये तय किया कि जरूर मैं डकोटा की दी हुई वो चीज कैंप साइट के चारों तरफ बिछाऊंगा। हमने देखा टीवी पे कि हमारे कैंप साइट के पास एक चीज आती है। ये चीज हमें कैमरे में साफ दिखाई तो नहीं दे रही थी। ये एक लंबी सी काली सी चीज थी, या फिर आप कह सकते हैं एक जीव था। कैमरा में इसकी आंखें एकदम लाल जैसी दिख रही थी और इसका सर एक हिरन जैसा था। ऐसी चीज मैंने आज तक नहीं देखी है। और ये चीज आगे आती है और एक जगह आके बार बार रुक जा रही थी। तभी पापा ने कहा, ये देखा तुम लोगों ने, ये चीज हर बार आके बढ़ तो रही है लेकिन ठीक उसी जगह रुक जाती है जहां मैंने वो राख का घेरा बना रखा था। मैं कल ही डकोटा को ये क्लिप दिखाऊंगा और उसे पूछूंगा ये क्या चीज है। हम सब इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर चुके थे और रात भर हम में से किसी को भी नींद नहीं आई।
अगले दिन पापा जब घर आए तो उनके साथ डकोटा भी थे। डकोटा ने हमें बताया कि जिस चीज का हमारे साथ सामना हुआ था वो एक वेंडिगो है। उसने कहा कि उसको कई दिनों से ये पता चला था कि रॉकी माउंटेन्स के इलाके में एक वेंडिगो देखा गया है और इसीलिए उसने पापा को ये राग दी थी। पापा ने और हम सब ने डकोटा को धन्यवाद दिया। हमें नहीं पता, अगर उस दिन पापा डकोटा की दी हुई वो राख कैंप साइट के चारों तरफ नहीं डालते तो शायद आज मैं आपको ये कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं रहता।